प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो आज हम करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या वोल्टिक सेल पूछ लेते हैं या गैल्वेनिक सेल पूछ लेते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इससे पहले आपने इसी चैप्टर में एक सेल और पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसमें हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते थे, डीकम्पोज करते थे। जैसे आपने पहले पढ़ा भी था, उसमें हमने लॉज भी किए थे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज किया जाता था बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे रिवर्स होगा। यहाँ बेसिकली हमें कोई रिएक्शन होगी, रिडॉक्स एक्शन जनरली होगी, उसकी जो केमिकल एनर्जी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी किसकी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जहाँ वोल्टिक सेल बोलते हैं, जहाँ गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन। तो डायरेक्ट रिडक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वैसल में, जहाँ एक ही कंटेनर में की जाए, वहीं पे ऑक्सीडेशन हो, वहीं पे रिडक्शन हो, वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला और वहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एक ही कंटेनर में हो, उस रिडॉक्स एक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन बोलते हैं। और जब ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में की जाए और रिडक्शन अलग कंटेनर में की जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो केमिकल एनर्जी वहां से मिलती है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ इनकी जगह इंटू लिख लेना, इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आर गैल्वेनिक सेल और आर वोल्टिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्यों नाम पड़ा है, बेसिकली आफ्टर द नेम्स ऑफ दो साइंटिस्ट है, एक ल्यूगी गैल्वानी है, दूसरा है लेजेंड्रो वोल्टा। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे जो है केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सबसे पहले इन्होंने किया, इसलिए इस सेल का नाम हमने दे दिया है गैल्वेनिक सेल और क्या दिया है, वोल्टिक सेल। इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है ये। इसमें एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में सेल बैटरी जो यूज करते हैं, जैसे टॉर्च में, पहले रेडियो में डालते थे हम, जो सेल होते थे, आज का रिमोट है आपके घर में उसमें हम सेल डालते हैं, जहाँ आपके जो बटन सेल्स होते हैं, बटन बैटरीज भी बोलते हैं, बटन सेल जो कैलकुलेटर में यूज होते हैं, ये सभी किसकी एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल्स हैं। तो कई बार पूछते हैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताइए। तो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या, सबसे पहले आपने बताना है कि ये बना कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। तो याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है इसमें दो कंपार्टमेंट होती हैं, दो हिस्से होते हैं इसके। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट्स, ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कह सकते हैं। ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है ये पानी में बनाना आपने, इन ए बीकर विद मेटल रॉड ऑफ द सेम मेटल whose इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। तो दो कंपार्टमेंट होती हैं, हर कंपार्टमेंट में क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया होता है, और जिस इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है उसमें जो मेटल पार्ट होता है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो सोडियम मेटल है, जैसे जिंक क्लोराइड ले रहे हैं, जिंक क्लोराइड क्या है, साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेटल कौन सा है, जिंक है। तो जिस साल्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का आपने मेटल रॉड लेना होता है जनरली। तो ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन ए बीकर विद मेटल रॉड ऑफ द सेम मेटल whose इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। तो ये याद रखना है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट लिया हुआ है तो उसमें जो मेटल की रॉड होगी वो जिंक की होनी चाहिए। अगर आपने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है तो जो मेटल की रॉड है वहाँ पे कॉपर की लेनी है। ये जो मेटल रॉड होती है इनको डिप किया जाता है उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, जैसे कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इमर्स किया होगा, डिप किया होगा। इसको मेटल जो रॉड है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो मेटल रॉड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नोन एज एन इलेक्ट्रोड।
अब मेटल इलेक्ट्रोड्स आर बोथ द कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर, जहां पे वायर लिख लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर थ्रू एन एमीटर और आर बोल्ट मीटर। तो ये जो दो मेटल की रॉड हैं इनको किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है? कॉपर वायर यूज करते हुए बीच में हम क्या डालते हैं, जहाँ तो एमीटर लगा देते हैं, जहाँ बोल्ट मीटर, वो हम ये देखने के लिए कि उसमें करंट चल रहा है, जहाँ नहीं चल रहा है। आगे जाके इसकी डायग्राम भी बताएंगे, आपको क्लियरली समझ आएगा। ये मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, किसी भी बुक में आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ताकि आपको आसान हो जाए, इसलिए मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड है, मैंने बोला दो कंपार्टमेंट हैं, हर एक कंपार्टमेंट में एक बीकर होगा, दूसरी कंपार्टमेंट में बीकर होगा, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस दूसरे में भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें एक मेटल की इलेक्ट्रोड होगी, इस वाले में भी मेटल की इलेक्ट्रोड होगी। उन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ते हैं? कॉपर वायर से। और बीच में क्या लगाते हैं हम? जहाँ तो वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, जहाँ क्या लगाते हैं? एम मीटर लगाते हैं। तो यही लिखा हुआ, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट्स आर जनरली ऑफ डिफरेंट मेटल। तो दोनों जो आपने कंपार्टमेंट लेनी है उसमें जो मेटल इलेक्ट्रोड होंगी जनरली डिफरेंट होते हैं, ऑलवेज नहीं होता है, जनरली डिफरेंट होता है। जैसे इस तरफ हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, दूसरी तरफ हम कॉपर की ले सकते हैं, सिल्वर की ले सकते हैं, निकल की ले सकते हैं। तो जनरली दो डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड लेनी है, और इलेक्ट्रोलाइट नेचुरली दोनों डिफरेंट ही होंगे। ईच कंपार्टमेंट कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड इज नोन एज हाफ सेल। तो हर एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट हैं, हर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाफ सेल। तो हाफ सेल किसका बना हुआ है? एक वैसल है, ये बीकर हो सकता है, इसमें मेटल की इलेक्ट्रोड है और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। इस पूरे असेंबली को, इस पूरी कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। आगे जाके आपको मैंने बताना है कि ये हाफ सेल, इनके नाम, एक तरफ का नाम पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे का पड़ेगा रिडक्शन हाफ सेल। ये डिपेंड करेगा उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। रिडक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, तो जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ये आगे करेंगे हम जाके। बोथ द हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। तो जो दोनों हाफ सेल हैं, रॉड जो थी वो तो हमने वायर के थ्रू जोड़ दी। अब जो दोनों हाफ सेल्स हैं, दो बीकर हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है आपस में? उसमें यू शेप, यू ऐसे होता है, इस ये शेप है यू की, बट हमने इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब लेनी है ग्लास की। उसमें क्या डाला होता है? उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो खुद पार्टिसिपेट ना करे रिडॉक्स रिएक्शन में, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, उसकी पेस्ट बनाई जाती है। और पेस्ट किस में बनाते हैं हम? जनरली जेलाटिन, जहाँ हम अगार अगार में बनाते हैं, और वो हम ग्लास जो ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, उसमें डाल दिया जाता है। और यू शेप ट्यूब के दोनों एंड जो है वो कार्टन से प्लग्ड किए जाते हैं। उस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज साल्ट ब्रिज, तो आपने यही बताना है कि इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट साल्ट लाइक KNO3 और KCl इन जेलाटिन और अगार अगार इज नोन एज साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है, इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट, यानी हाफ सेल जिसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दिस हाफ सेल इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा कंपार्टमेंट जिसमें रिडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो होता है, बाई कन्वेंशन जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ लिखा जाता है, और जो रिडक्शन हाफ सेल होता है उसको राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखना है और रिडक्शन हाफ सेल को हमने राइट हैंड साइड रखना है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है, इस इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, वहाँ पे एनोड का साइन पॉजिटिव होता है। वहाँ पे एनोड किसको बोलते हैं हम? जहाँ जिस तरफ जो है एनायन जाते हैं, तो एनायन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वहाँ पे ये साइन पॉजिटिव होता है। और कैथोड का साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जहाँ वोल्टिक सेल में, यहाँ पे साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होनी है? रिडक्शन होनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से
यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और यहाँ पे क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो यही लिखा था, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज नोन एज एनोड, एंड अदर इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इज नोन एज कैथोड। ये याद रखना आपने, कैथोड का साइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है, एनोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर या डायग्राम ड्रा की हुई है। हमने यहाँ पे कोई भी दो मेटल ले सकते हैं, मेटल की इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली हुई है, जिंक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोड ली है, रॉड ली है, उसको डिप किया हुआ हमने, जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक का ही साल्ट लिया है, जिंक सल्फेट, इसमें इसको डिप किया हुआ है। और जहाँ पे दूसरी हमने लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड, और जहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, एक्वा सोल्यूशन। ये जो है बीच में यू शेप ट्यूब जो है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसमें हमने क्या डाला हुआ है, नर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KNO3 है, जहाँ KCl है उसको हमने पेस्ट किया हुआ है, जेलाटिन जहाँ अगार अगार में। इस पूरे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। जहाँ पे इसके एंड के ऊपर यू शेप जो ट्यूब है उसके एंड के ऊपर हमने कॉटन के प्लग लगाए हुए हैं, ताकि ये जो बीच में पेस्ट है वो बाहर ना निकले। तो ये सिंपल वे में हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की असेंबली बताई हुई है। यहाँ पे कोई भी आप दो मेटल ले सकते हो, मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर की ली है, आगे जाके आप देखेंगे जिंक सिल्वर, कॉपर सिल्वर, कोई भी दो मेटल आप ले सकते हैं। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में सबसे पहले इसी की दी हुई है, इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं हम लोग। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट अब इसमें ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें बेसिकली क्या होती है, रिएक्शन होती है, दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग रिएक्शन होगी। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एट एनोड क्या है, एनोड को नाम हमारा जिंक है, इलेक्ट्रोड है। तो जिंक जो है, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जिंक जहाँ से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे चले जाएंगे, और ये जिंक कहाँ चले जाएगा, सोल्यूशन में एज आयन, जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक विल गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अकोमोडेट होंगे, इसी की वजह यहाँ साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे सोल्यूशन में, वो पानी में चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ कौन है, कैथोड है। कैथोड कौन है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है जी, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होगा, जो कॉपर आयंस पानी में है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या देगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या देगा, आयंस देगा। कॉपर आयन जो है ये पानी में से इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्लो करते हुए इस तरफ आएंगे, तो इनको कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो कॉपर आयन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जिंक नीचे जाना शुरू कर देगा, पानी में चला जाएगा, और जहाँ से कॉपर आयन जो है वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे जिंक की इलेक्ट्रोड खत्म होती जाएगी और कॉपर का वेट जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते इस तरफ जा रहे हैं। तो वाई कन्वेंशन ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, तो इसलिए एरो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। तो एरो की डायरेक्शन से हमें पता चलता है एक्चुअली किस तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, किस तरफ रिडक्शन हो रही है। मान लीजिए हमें कैसे पता चला कि जिंक जो है वो एनोड है, जहाँ कॉपर जो है वो कैथोड है। तो बेसिकली हमें ये जो डायरेक्शन है करंट की, यहाँ से पता चलेगा। अगर ये एरो इस तरफ होता तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो फिर ऑक्सीडेशन इधर होती। अब ये डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे हैं, तो इस जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो रॉड है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ये एनोड है, और ये वाली जो रॉड है ये क्या है, कैथोड है। आगे जाके हम डिफरेंट एग्जांपल देंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करेंगे, तो डायरेक्शन से पता चल जाएगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो उसी हिसाब से हमें एनोड इस तरफ रख लेनी है, कैथोड इस तरफ रख लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिंक और कॉपर लिया है, अगर हमने कॉपर और सिल्वर लिया होता तो उस केस में क्या है, कॉपर जो है वो एनोड बन जाती है और सिल्वर जो है वो कैथोड बन जाती है। तो फिर हमने ये वाली इलेक्ट्रोड इधर लिखी होती, ना कि इधर लिखी होती। तो जनरली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोडिक हाफ सेल है, उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है उसको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो कैथोडिक पोर्शन है, जहाँ रिडक्शन हाफ सेल है, उसको हम किस तरफ लिखते हैं,
राइट हैंड साइड, ये आपने ध्यान रखना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, किसको कहाँ रखेंगे? जब आप एग्जाम में जाते हो वहाँ पे तो आपको डायरेक्शन नहीं दिखेगी, आपने तो वहाँ पे एग्जाम्पल लिखनी है कि आपको कैसे याद रखना है। तो आगे जाके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लिखने हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे। वहाँ पे कॉपर का प्लस 0.34 होता है, जिंक का माइनस 0.76 होता है, इसी तरह से हाइड्रोजन का हम 0 लेके चलते हैं। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल देखने से जो वैल्यूज आपको याद करनी है, उन वैल्यूज अगर आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन में है, तो आप डिसाइड कर सकेंगे कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। तो जनरली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो होगा एनोड, और जिसका हाई होगा वो होगा कैथोड। अब आपके सामने है कॉपर जो है उसका प्लस 0.34 वोल्ट है, तो वो प्लस है। अब जिंक जो है उसका है माइनस 0.76, तो वो लो है, उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? एनोड पे रखा हुआ है। इसी तरह से सिल्वर का कॉपर से हाई होता है, तो इसलिए सिल्वर जहाँ नहीं रख सकते आप, सिल्वर की इलेक्ट्रोड आपको इधर रखनी पड़ेगी और कॉपर की इधर रखनी पड़ेगी। तो वो वैल्यूज से उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बेसिकली डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी होंगी, उसके बेसिस के ऊपर अरेंज किया है। सबसे जो लोएस्ट है जिसका नेगेटिव है, जैसे लिथियम है सोडियम है, वो ऊपर रखे होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर जीरो पहुंचेगा, हाइड्रोजन जीरो आएगा, फिर प्लस में शुरू हो जाते हैं। जैसे कॉपर का प्लस 0.34 है। तो ये वैल्यूज मैं आपको आगे लिखवाऊंगा जब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसलिए आपको यहाँ मैंने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, सर को कैसे पता चला कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी कॉपर की नहीं होगी। तो ये हमें वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसको याद रखना है, उससे हमें डिसाइड करना है कौन एनोड वर्क करेगा और कौन कैथोड वर्क करेगा। तो ये इसकी वर्किंग है, वर्क कैसे कर रहा है। इसमें एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रही है। जिस तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है उस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिस तरफ रिडक्शन हो रही है। तो जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं थ्रू वायर, इस तरह फ्लो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन हो रही थी, एक ऑक्सीडेशन दूसरे सेल में हो रही थी हाफ वाले पोर्शन में, और दूसरे पोर्शन में क्या हो रही थी? रिडक्शन। इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, एक ही बीकर में दोनों रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। याद रखें जब भी ये रिडॉक्स एक्शन होती है वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, उसी हीट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस डिवाइस ने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। तो मैं अभी आपको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट इसका फंक्शन भी बता दूंगा। तो अभी डायग्राम जहाँ पे बनी हुई है, चलो आपको समझा देते हैं। अब देखिए बच्चे, जहाँ पे पॉइंट्स मैं बाद में लिख देता हूँ इसके साल्ट ब्रिज का रोल क्या है। जहाँ पे आप फिलहाल डायग्राम हमारे पास है, इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलती जाएगी, करंट फ्लो करता जाएगा, सेल में फ्लो करता जाएगा। अब इसमें देखिए होगा क्या, ये धीरे धीरे जिंक जो है ये किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? जिंक टू पॉजिटिव आयन में। किसमें चला जाएगा? ये सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब इतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जाने अदर शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो और जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, सोल्यूशन का इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो सेल जो है वर्क करना बंद कर देगा। अगर हम दूसरे कंपार्टमेंट की बात करें, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन में से जा रहा है और वहां पे रिड्यूस हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या था? कॉपर आयन थे और क्या थे? सल्फेट आयन थे। ये न्यूट्रल था सोल्यूशन। बट अब इसमें क्या हुआ है? कॉपर आयन धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कॉपर में, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब जो नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा, कॉपर को, जो कॉपर आयन है उसको रिड्यूस होने के लिए ऊपर नहीं जाने देगा, तो जहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका सेल थोड़ी देर काम करने के बाद डेड हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। तो ऐसे सेल को बनाने का फायदा क्या है? हमें क्या बेनिफिट हुआ अगर ये सेल थोड़ी देर, एक दो आधा घंटा काम किया और उसके बाद ये सेल काम ही ना करे? तो अब देखिए साइंटिस्ट का क्या काम होता है? साइंटिस्ट होते ही किस लिए हैं? कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब जहाँ पे प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई कि इस प्रॉब्लम को हमने दूर कैसे करना है, उसके लिए लाया गया साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज में क्या है बच्चे? जहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है KNO3 या KCl, मतलब ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो इनर्ट इसलिए कहते हैं कि इसकी खुद रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है? इस
पोर्शन में क्या बढ़ा हुआ है, यहाँ बढ़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर दें तो फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरफ क्या बढ़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। अगर इसको भी हम बैलेंस कर दें, इसको न्यूट्रल कर दें, तो सेल दोबारा फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो जहाँ पे जो साल्ट ब्रिज है ये वही काम करेगा। एक तो ये दो सोल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मिक्स नहीं कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है विदाउट मिक्सिंग। हम दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं, एक सोल्यूशन इधर है, एक सोल्यूशन इधर है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा ये दोनों पार्ट का जो दोनों कंपार्टमेंट है वहां पे जो चार्ज बड़ा है उसको न्यूट्रल करने का, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, इसमें कौन सा चार्ज बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे जो नेगेटिव आयन होगा वो यहाँ से इस तरफ फ्लो कर जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके बैलेंस कर देंगे। इस पोर्शन में बड़ा है नेगेटिव चार्ज, तो इस आयन का जैसे कि पॉजिटिव NO3 है, पॉजिटिव पोर्शन इस तरफ आ जाएगा, तो वो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो नेगेटिव आयन इस तरफ फ्लो कर जाएंगे, पॉजिटिव आयन इस तरफ चले जाएंगे, तो दोनों कंपार्टमेंट, दोनों हाफ सेल का जो चार्ज था, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, इस तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ा था, वो बैलेंस हो जाएगा। दोबारा सेल जो है आपका काम करना, फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो आपको पता चल गया होगा क्या रोल है साल्ट ब्रिज का। एक तो ये दोनों सोल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है विदाउट मिक्सिंग द सोल्यूशन। दूसरा ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अगर ये साल्ट ब्रिज हम नहीं यूज करते हैं तो सेल किसी काम का नहीं। जैसे ही सेल की रिएक्शन शुरू होगी, थोड़ी देर जब वर्क करेगा, उसके बाद ये सेल डेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, साल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है। तो रोल ऑफ साल्ट ब्रिज या फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। पॉइंट्स क्या हैं, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस इन द टू हाफ सेल्स। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो रिडक्शन हाफ सेल है, उनकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। दूसरा ये इनर सर्कल को कंप्लीट करता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। तीसरा जो है ये प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है रिडक्शन हाफ सेल की तरफ नहीं जाएगा, और रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ नहीं जाएगा। सिर्फ जो इलेक्ट्रोलाइट हमने अगार में पैक किया हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे डाला, उसके आयंस जो है वो मूव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि नेगेटिव कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ, और पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, वो जाएगा कैथोड की तरफ। तो ये था रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट हमने करना है हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे उसकी कर सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, एक नंबर का आ जाता है कि एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने क्या करना है, ये मेटल लिखना है सबसे पहले। कौन सा, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की इलेक्ट्रोड है वो वाला मेटल सबसे पहले लिखना है। मेटल जी इसका मतलब रॉड है, मेटल की रॉड है। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, मेटल की रॉड है। इसको डिप किया है किसमें, आपने उसी इलेक्ट्रोड, उसी मेटल आयन का साल्ट है। जैसे आपने जिंक लिया तो जिंक 2 पॉजिटिव का साल्ट है, जिंक जहाँ कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है वो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने मेटल इलेक्ट्रोड लिखनी है, ये बीच में आपने लाइन ड्रा करी, इसका मतलब इलेक्ट्रोड है। इसको किस में डिप किया हुआ है, उसी के साल्ट में, उसी के इलेक्ट्रोलाइट में। तो जैसे ये जिंक है तो जिंक 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और बीच में क्या लिखनी है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी होती है, 2 मोलर, 3 मोलर, 1 मोलर, हमने यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकती है। फिर जो डबल लाइन ड्रा करनी है, डबल लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और बीच में क्या है, डबल लाइन का मतलब क्या है, 2 पैरेलल लाइन का, इसका मतलब है साल्ट ब्रिज है। फिर आपने क्या करना है, जो दूसरा आयन है, दूसरा तरफ जो रिडक्शन हाफ सेल है, उसका पहले मेटल आयन लिखना है, उसकी इलेक्ट्रोड पहले नहीं लिखनी है, पहले मेटल आयन है। जैसे हमने कॉपर जो इलेक्ट्रोड ली थी, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होगा यहाँ पे, तो ये आ गया Mn। इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, जैसे जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है, कोई भी मेटल हो सकता है, 1, 2, 3 पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो मेटल के ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिर आपने ये फिर एक लाइन ड्रा करनी है, फिर आपने लिखने हैं इलेक्ट्रोड दूसरे मेटल की। तो इस तरह से ये आपका आ गया रिडक्शन हाफ सेल। तो ये आपको समझ आएगा
किसी पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे हमने पीछे डैनियल सेल एक्सप्लेन किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो पीछे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया, जिसमें हमने एग्जांपल ली जिंक रॉड डिपेंडेंट जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिपेंडेंट कॉपर सल्फेट, दोनों रॉड को हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्टमीटर लगाया या एमीटर लगाया और साल्ट ब्रिज यूज़ किया, उसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो डैनियल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी? जिंक की। जिंक इलेक्ट्रोड डिपेंडेंट जिंक टू पॉजिटिव आयन, कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो आप, मैंने C1 ही रखी है। फिर आ गया साल्ट ब्रिज, फिर दूसरा कौन था जो कैथोड थी, वहाँ पे किसके आयन थे? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ कॉपर सल्फेट डाला हुआ उसकी कंसंट्रेशन कुछ रहती होगी, हमने C2 रख लिया। ऑब्लिक क्या आ गई? कॉपर की इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से आपने कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो रिप्रेजेंट करना है। इस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस तरफ रिडक्शन हाफ सेल, बीच में 2 लाइनें ड्रा करनी है, वो किसकी होंगी? साल्ट ब्रिज की। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखनी है, फिर आपने स्लैश डालना, लाइन ड्रा करनी है। इस तरह पहले आयन लिखने हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रोड लिखनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव, इधर कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसा नहीं करना है। इस तरफ आपने मेटल पहले लिखना है, इस तरफ मेटल बाद में लिखना है, पहले आयन लिखने हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वर्किंग भी मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्शन भी बता दी कि कैसे बना है, किसको ऑक्सीडेशन ऑफ सेल बोलते हैं, किसको रिडक्शन ऑफ सेल बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमने साल्ट ब्रिज का रोल भी आपको बताया। ये पूरा क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछ लेते हैं, जहां आपको एग्जाम में आगे जाके बताएंगे कि कोई 2 मेटल की इलेक्ट्रोड ली होंगी, उसमें उनकी कंसंट्रेशन भी दी होंगी, आपको बताइए भाई इससे जो सेल बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आपको मैंने पहले बता दिया, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। उसमें वैल्यूज़ हैं, जिसकी हाई होगी वो इस तरफ आएगा, जिसकी लो वैल्यू होगी इस तरफ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो इधर आएगा, और जिसका पॉजिटिव होगा वो इधर आएगा। जैसे जिंक का मैंने बोला है -0.76 वोल्ट है, और इसका कितना है? 0.34 है। तो इसलिए ये कैथोड काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? एनोड काम कर रहा है। तो डैनियल सेल जब हम बनाते हैं तो उसमें जो हमें कितना पोटेंशियल मिलता है, याद रखना 1.1 वोल्ट हमें मिलती है। वो आगे जाके भी आपको बताएंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए, जो एग्जाम में इसके आने के चांसेस 99% है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।